हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक पवन। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए और ये कंपटीशन में आने वाला भी ये टॉपिक है, तो ये इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पवन। ठीक है, तो इनको पवने भी लिख सकते हैं अपन लोग, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं विंड्स। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले भी पवन, हवा जिसको हम बोलते हैं, उसको परिभाषित कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, पवन को हम कैसे पता चलता है कि पवन चल रही है। जब पवन को हम महसूस करते हैं तभी हम बता पाते हैं कि धरातल के ऊपर हवा यानी कि पवन चल रही है। इसीलिए इसको जब परिभाषित किया जाता है तो क्या बोला जाता है भाई, गतिशील वायु जो है, गतिशील वायु जो है वो क्या कहलाती है, पवन। यानी कि जब तक गति नहीं करेगी, ठीक है, तब तक हम उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पवन चल रही है। ठीक है, तो इसीलिए कैसे परिभाषित किया जाता है, गतिशील वायु जो होती है वो क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। पहली बात आपको समझ में आई। ठीक है, इसके बारे में दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि पवने जो होती है, यानी कि पवन जो होती है, पवने जो होती हैं, वो हमेशा यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, निम्न वायुदाब की ओर चलती है। बात समझ में आई आपको। ठीक है भाई, विंड्स जो होती है हमेशा हाई एयर प्रेशर से, अगर हम बात करें तो लो एयर प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्या याद रखनी है, पक्का याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, पवनों में अगर हम बात करें, सबसे अहम भूमिका जो होती है वो जो होती है किसकी होती है, वायुदाब की होती है। बिना वायुदाब के हम पवनों की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, और पवनों को, यानी कि हम कहते हैं ना पवन गतिशील है, तो उसके पीछे भी अहम भूमिका जो होती है वो भी किसकी होती है, वायुदाब की ही होती है। ठीक है, एक बात आपको ये पक्का याद रखनी है कि पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है, और गतिशील वायु ही क्या कहलाती है, पवन यानी कि विंड्स कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया। अभी क्यों गतिशील ही, क्यों जब पवन चलेगी, गति करेगी, तभी हम उसको क्या कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है गतिशील वायु ही क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। ठीक है, और पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अब एक बात और आपने क्या याद रखना है भी, वायुदाब जो है, ठीक है, अब वायुदाब किसी क्षेत्र में क्या होता है, अधिक होता है, किसी क्षेत्र में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसी वजह से हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है। ठीक है, और वायुदाब ही अपने अगर बात करें तो पवने ही ऐसी होती हैं जो कि प्रकृति की, जो अपने बात करें ना, ये कह सकते हैं भी एक जगह पर वायुदाब ज्यादा है और एक जगह पर वायुदाब क्या है, कम है। ठीक है, यानी कि उसको इक्वल करने का जो प्रयास है प्रकृति का, वो यही है। ठीक है, जब वायुदाब, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, कोई ए क्षेत्र है और कोई एक क्षेत्र है बी। ठीक है, अब यहां पर बात करें, यहां पर तो वायुदाब उच्च है और यहां पर क्या है, निम्न। ठीक है, वायुदाब के कारण ही अब हवाएं क्या होगी, इस उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से कहां जाएगी, निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर जाएगी। आगे बात समझ में। अब एक बात और भी अगर आपने याद रखनी हो, कहते हैं आपको पता है भी, हमारी जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर घूम रही है, रोटेशन कर रही है, और 24 घंटे में अपना चक्कर क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। ठीक है, अगर हम बात करें भी, पृथ्वी हमारी स्थिर होती, धरातल एक जैसा होता, तब क्या होता, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर समदाब रेखाओं के बिल्कुल समकोण पर हवाएं चलती। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। क्यों? क्योंकि वायुदाब की जो कंडीशन होती है, कहीं पर वायुदाब अधिक होता है और कहीं पर वायुदाब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आगे बात समझ में।
और आपको ये बात तो हमेशा ही याद रखनी है कि हवाएं जो होती है वो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर ही चलती है। ठीक है, जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर हम बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो पवनों वाला तो उसमें हम ये भूमिका में बताएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। लास्ट में जो मैंने बात बोली थी आपको वो समझ में आई या नहीं आई? एक बार वापस से मैं उसको रिपीट कर देता हूं। मैंने ये बताया था भी अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, वायु दाब की। ठीक है, वायु दाब के द्वारा ही अगर हम बात करें पवनें क्या करती हैं, गति करती हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूम रही हो यानी कि स्थिर हो जाए, ठीक है, पृथ्वी का धरातल एक समान होता तो समदाब रेखाओं के बिल्कुल समकोण पर पवनें चलती, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि वायु दाब कहीं पर अधिक पाया जाता है, कहीं पर क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पवनों की गति और दिशा को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जो इसकी गति और दिशा को क्या करते हैं, प्रभावित। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो इसकी गति व दिशा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात आ रही है पवन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, विंड की जो दिशा है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला देखिए इसके अंदर आ रहा है दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, दूसरा जो आ रहा है रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूम रही है, 24 घंटे में अपना एक चक्कर क्या करती है, पूरा। लैंडफॉर्म यानी कि धरातलीय स्वरूप। ये तीन कारक ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पवन की गति और दिशा को क्या करते हैं, प्रभावित। अब इसके अंदर दो चीजें आ जाती है, पवन की अगर हम बात करें स्पीड, गति व दिशा। ठीक है, ये दोनों चीजें जो प्रभावित होती है उनको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है वो ये तीन ही हैं। कौन कौन से, प्रेशर ग्रेडियंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड लैंडफॉर्म। ठीक है, ये तीन जो कारक है जिनको हम हिंदी में बोलते हैं दाब प्रवणता, पृथ्वी की भ्रमण गति और धरातलीय स्वरूप। ठीक है, अब हम बात करते हैं विस्तार से इनके बारे में। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा था जिसको हम बोलते हैं दाब प्रवणता। ठीक है, अब दाब प्रवणता क्या होती है, सिंपल सी आपको एक बात बताता हूं। कोई दो क्षेत्र है, ठीक है, कै क्षेत्र और दूसरा कौन सा है, खे क्षेत्र। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर वायु दाब की, अगर यहां पर वायु दाब की बात करें वो क्या है, अधिक, और यहां पर क्या है, कम। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होती है। अब देखिए कोई दो क्षेत्र है, एक क्षेत्र है कै, दूसरा क्या है, खे। यहां पर वायु दाब अधिक है, यहां पर वायु दाब क्या है, कम। अब इन दोनों के बीच में वायु दाब की क्या है, असमानता। क्या है, असमानता। तो यही असमानता क्या कहलाती है, दाब प्रवणता। क्या कहलाती है, दाब प्रवणता। तो कैसे परिभाषित करेंगे, किन्हीं दो क्षेत्रों के बीच वायु दाब का जो अंतर पाया जाता है वो क्या कहलाता है, दाब प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है, दाब प्रवणता। इतनी बात समझ में आई। उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको बेटर समझ में आए और आपको यही जो तस्वीर आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, कोई भी दो क्षेत्र है, वायु दाब का अगर उनके अंदर अंतर है तो वही अंतर क्या कहलाता है, दाब प्रवणता। ठीक है, दाब प्रवणता को
बैरोमेट्रिक, ठीक है, ढाल भी बोला जाता है, ठीक है, बैरोमेट्रिक ढाल भी बोला जाता है। अब आपने एक बात और याद रखनी है, वो क्या बात याद रखनी है? अब देखिए, दाब प्रवणता अगर अधिक होगी, अगर दाब प्रवणता क्या होगी? अधिक होगी, तो पवनों की गति जो होगी वो क्या होगी? तेज। यानी कि वायु दाब का अगर अंतर ज्यादा होगा, असमानता ज्यादा होगी, तो पवनों की गति क्या हो जाएगी? तेज। अगर दाब प्रवणता क्या है? कम, तो पवनों की गति भी क्या होगी? धीमी। तो कहने का मतलब है कि बायोमेट्रिक जो ढाल है वो एक प्रकार से पवनों की गति को क्या करने वाला है? प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। आगे बात समझ में? क्या बताया मैंने आपको इसके बारे में? भाई दाब प्रवणता जो होती है, किन्हीं दो क्षेत्रों के बीच में वायु दाब का जो अंतर पाया जाता है या असमानता जो पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? दाब प्रवणता बोलते हैं, ठीक है। इसको बैरोमेट्रिक ढाल भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दाब प्रवणता की, अगर दाब प्रवणता अधिक होती है तो पवनों की गति तेज होती है, अगर दाब प्रवणता कम होती है तो पवनों की गति क्या होती है? धीमी होती है। आगे बात समझ में? पहला पॉइंट आपके सामने है, क्लियर हो गया सभी का, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे कारक की ओर। दूसरा कारक था रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी की परिभ्रमण गति। अब देखिए, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और रोटेशन करने का जो उसका वे है वो इस प्रकार से, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है। अब देखिए, वैज्ञानिकों का क्या मानना है? भाई पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण भी क्या होता है? पवनें अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, यानी कि उनकी दिशा क्या होती है? बदल जाती है, ठीक है। अब देखिए, उनका क्या मानना है? उनका यह मानना है कि अगर कोई भी पवन उत्तरी गोलार्ध से आ रही है तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये अपने दाईं ओर घूम जाएगी। किस ओर घूम जाएगी? दाईं ओर। तो इधर मैं लिख देता हूं, अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई भी हवा आ रही है तो अपने किस ओर घूम जाती है? दाईं ओर घूम जाती है। अगर कोई हवा दक्षिणी गोलार्ध से आ रही है तो ये अपने बाईं ओर घूम जाती है। किस ओर घूम जाती है? बाईं ओर, ठीक है। अब देखिए, ये सब कुछ जो होता है, ठीक है, इसके पीछे एक प्रकार का बल काम करता है। क्या काम करता है? एक प्रकार का बल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस बल। क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले जो बल के बारे में पता लगाया था ना, 1844 में कोरियोलिस ने लगाया था, तो उसके नाम पर इस बल का नाम क्या रख दिया गया? कोरियोलिस बल, ठीक है। या यूं भी कह सकते हैं, कोरियोलिस प्रभाव के कारण, इफेक्ट के कारण जो है पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूम जाती है, ठीक है। अब देखिए, इस पूरी बात को स्पष्ट करने वाला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फेरल, ठीक है। क्या नाम था? फेरल। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? फेरल का नियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फेरल का नियम। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण भी पवनें जो है अपनी दिशा में क्या हो जाती है? अलग अलग दिशाओं की ओर क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। तो दूसरा कारक जो हमने किया, पृथ्वी की परिभ्रमण गति,
तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। क्या बताया मैंने आपको? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण भी पवनों की दिशा जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर उत्तरी गोलार्ध से कोई हवा आ रही है तो अपने दाईं ओर घूम जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं अपने किस ओर घूम जाती है? बाईं ओर घूम जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? एक बल के कारण होता है, क्योंकि जब पृथ्वी रोटेशन कर रही होती है तो एक प्रकार का बल काम करता है, जिसको हम क्या नाम दिया गया? जिसको कोरियोलिस बल, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले जो पता लगाया था वो कोरियोलिस ने लगाया था, जिसके कारण इस बल का नाम क्या रख दिया गया? कोरियोलिस बल। ठीक है, अब इस बात को स्पष्ट करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था फेरल, तो इसलिए से क्या बोला जाता है? फेरल का नियम भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई? और अब हम चलते हैं तीसरे कारक की ओर। तीसरा कारक जो था लैंडफॉर्म, यानी कि धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप भी क्या करता है? पवनों की दिशा और गति को प्रभावित करता है। पहले इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पर्वत है। ठीक है, इधर से इस प्रकार से कोई हवा आ रही है, तो सिंपल सी बात है, जैसे ही वो पर्वत से टकराएगी या तो इस ओर घूम जाएगी या इस ओर घूम जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया भी धरातल के ऊपर जितने भी पर्वत पठार जो है उनसे कोई भी पवन अगर टकराएगी तो यानी कि जिस ओर से आ रही है तो वो अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। ठीक है, क्योंकि रास्ते में क्या आ गई? उनके रुकावट आ गई। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए धरातलीय स्वरूप की बात करें तो धरातलीय स्वरूप भी क्या करता है? पवनों की गति व दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे प्रभावित करता है? देखिए धरातल, यानी कि अगर हम धरातल की बात करें, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो जल भाग ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है वहाँ पर घर्षण का प्रभाव ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी गति व दिशा में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, ठीक है, अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, यानी कि यहां पर तो क्या है? जल एरिया ज्यादा है। ठीक है, वाटर एरिया है, महासागरीय क्षेत्र है, हवाओं के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती, हवाएं तेज गति से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और यहां पर घर्षण का प्रभाव भी क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से यहां पर चलने वाली जो हवाएं होती है उनकी गति क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा कि धरातलीय स्वरूप भी क्या करता है? पवनों की गति व दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है, समतल धरातल होगा। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ की और अगर हम बात करें साउथ की, तो यहां पर तो आपको पता है भी घर्षण का प्रभाव ज्यादा होगा, क्योंकि स्थल भाग ज्यादा है, पर्वत पठार वाला एरिया है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में घर्षण का प्रभाव कम होने की वजह से पछुआ हवाएं जो चलती है वो तेज गति से आगे बढ़ती हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया भी धरातलीय स्वरूप भी जो होता है वो भी क्या करता है? पवनों की गति व दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है, ये तो हो गए 3 कारक। अभी हमने पवनों वाला जो चैप्टर किया है उसकी अभी हमने शुरुआत ही की है। पवन क्या होती है, धरातल कैसा होता, तो कैसी कंडीशन होती। ठीक है, उसके बाद हमने चर्चा की भी पवन की दिशा व गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टॉपिक आगे और कर लेते हैं। ठीक है, तो वापिस से रिपीट भी करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पवनों का नामकरण।
अब देखिए पवनों का नामकरण जो है, अब देखो इनका नामकरण जो है वो किस बेस पे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो पूर्व दिशा की ओर से हवाएं आ रही है, वैसे तो देखो जिस दिशा से पवन आ रही है ना, उस दिशा के नाम पर ही उनका नामकरण किया गया है, ठीक है। पूर्व दिशा से आने वाली पवनें हैं वो क्या कहलाती है, पूर्वा, ठीक है। अगर हम बात करें पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा से आने वाली क्या कहलाती है, पछुआ। तो कहने का मतलब ये हो गया भी जिस दिशा से पवन आ रही है उस दिशा के नाम के आधार पर ही पवनों का क्या किया गया है, नामकरण किया गया है, ठीक है। पूर्व दिशा से आ रही है तो क्या नाम रख दिया, पूर्वा। पश्चिम दिशा से आ रही है तो क्या नाम रख दिया, पछुआ। तो सिंपल सी बात, जहां तक हमें ये समझ आ रही है भी पवनों का जो नामकरण किया गया है वो उनकी दिशा के आधार पर ही किया गया है। ये छोटी सी बात थी, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं पवनों के प्रकार, उसके बाद हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। पवनों के प्रकार, ठीक है, या हम यूं भी कह सकते हैं इनका वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिए पवनों की अगर हम बात करें तो पवनें तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थायी पवनें, दूसरी होती है सामयिक पवनें, ठीक है, और तीसरी होती है स्थानीय पवनें, ठीक है। तो पवनों को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। कितने भागों में, तीन भागों में, ठीक है। अगर हम बात करें स्थायी पवनें तो ये भी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, व्यापारिक पवन नाम सुना है, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन नाम सुने होंगे आपने। तो ये कौन सी पवनों के नाम हैं, व्यापारिक, सॉरी स्थायी पवनों के, व्यापारिक पवनें, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, पछुआ पवन। तीसरी कौन सी होती है, ध्रुवीय पवन, ठीक है। सामयिक की बात करें, समय के अनुसार जिनमें चेंजिंग आती है। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट, ठीक है, दिशा गति जिनकी वर्ष भर एक सी रहती है, वो कौन सी कहलाती है, स्थायी पवनें, ठीक है। जब हम इनका वर्णन करेंगे तब मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। सामयिक पवनों की बात करें, समय के अनुसार जिनमें चेंजिंग आती है, ठीक है। मानसूनी पवनों का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। स्थल व जल समीर का नाम आपने सुना होगा, घाटी व पर्वत समीर का नाम आपने सुना होगा। वो सारी की सारी किसमें आती है, सामयिक पवनों के प्रकार होते हैं वो, ठीक है। स्थानीय पवनों की बात करें जो स्थान विशेष पर चलती हैं, वो कौन सी कहलाती हैं, स्थानीय पवनें। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा उदाहरण लू, भारत और पाकिस्तान में चलती है ना, स्थान विशेष की पवन होगी। ये भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, या तो ये होती है गर्म और कौन सा प्रकार होता है, ठंडी, ठीक है। तो पवनों की अगर हम बात करें, इनके वर्गीकरण की बात करें तो पवनों को तीन भागों में बांटा गया। तीन भाग कौन कौन से, स्थायी पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन, ठीक है। परमानेंट पवन जो है वो भी तीन प्रकार की होती है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। सामयिक की बात करें तो मानसूनी पवनें, ठीक है, स्थल व जल समीर और पर्वत और घाटी समीर। स्थानीय पवन की बात करें जो स्थान विशेष पे चलती हैं, तो ये भी दो प्रकार की होती है, गर्म और ठंडी। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम जो मैंने आपको करवाया था पवन के बारे में वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था पवन के बारे में। पवन क्या होती है, गतिशील वायु क्या कहलाती है,
पवन कहलाती है। और पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये बात आपने पक्की याद रखनी है, ठीक है। अब देखो सभी स्थानों पर वायुदाब की कंडीशन जो होती है वो अलग अलग होती है, और कहीं पर वायु की गति तेज होती है और कहीं पर वायु की गति क्या होती है, कम। वो सारा कुछ डिपेंड करता है वायुदाब के ऊपर कि वहां पर वायुदाब कितना है, वहां पर वायुदाब का अंतर कितना है। अब देखिए पवनों की गति व दिशा को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया कौन सा, दाब प्रवणता, ठीक है। दूसरा कौन सा है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। और तीसरा क्या हो गया, धरातलीय स्वरूप हो गया, ठीक है। दाब प्रवणता में मैंने आपको बताया था किन्हीं दो स्थानों के बीच में वायुदाब का जो अंतर होता है क्या कहलाता है, दाब प्रवणता कहलाता है। दाब प्रवणता अधिक होगी तो पवनों की गति तेज होगी, दाब प्रवणता कम होगी तो पवनों की गति क्या होगी, धीमी होगी। इसको बैरोमीट्रिक ढाल भी बोला जाता है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण भी पवनों की दिशा व गति में परिवर्तन आता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध से आने वाली हवाएं अपने दाईं ओर घूम जाती है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं अपने बाईं ओर घूम जाती है, ठीक है। तो ऐसा किस लिए होता है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है, जिसके कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसको कोरलिस बल बोला जाता है, ठीक है। और इस बात को सबसे पहले जो है स्पष्ट करने वाला जो वैज्ञानिक था वो फेरल था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फेरल का नियम भी बोला जाता है। धरातलीय स्वरूप की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी को ले लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है, घर्षण का प्रभाव अधिक होता है, तो पवनों की गति क्या होती है, प्रभावित होती है, यानी कम होती है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, जलीय भाग ज्यादा होता है, घर्षण का प्रभाव कम होता है, तो वहां पर चलने वाली जितनी भी हवाएं होती है, जैसे पछुआ पवनों की बात करें तो वो तेज गति से आगे बढ़ती हैं। आगे बात समझ में, मुझे जहां तक उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ना भी समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये और बेटर तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। और आज का हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की जो हम कार्रवाई अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।